नमस्कार दोस्तों, 18 और 19 तारीख की समसामयिक घटनाओं के साथ फिर से आपका एक बार स्वागत है प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि 18 और 19 तारीख की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या घटनाएं प्रमुख रही हैं। इसमें सबसे पहली जो हमको न्यूज़ दिखाई दे रही है ये है कि घासीदास संग्रहालय से चोरी हुई अवलोकितेश्वर की जो कांस्य प्रतिमा थी उसको भारत या छत्तीसगढ़ वापस लाने की बात चल रही है। आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं कि 1952 में घासीदास जो संग्रहालय है जो कि रायपुर में स्थित है, यहाँ से अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमा है ये आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रतिमा की चोरी हो गई थी। पूरा मामला क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में 1952 में चोरी हुई अवलोकितेश्वर नामक कांस्य प्रतिमा अब अमेरिका से भारत लाई जाएगी। इसकी कीमत लगभग 19 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो कि अब भारत आने वाली है। और संस्कृति मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रतिमा को भारत वापस लाने का आग्रह किया है। इसका थोड़ा और हिस्ट्री समझते हैं कि प्रतिमा के बारे में। इसका नाम है अवलोकितेश्वर, जो कि कांस्य की एक प्रतिमा है। कब इसकी प्राप्ति हुई थी तो याद रखिएगा 1939 में इस मूर्ति को खोजा गया था। और कहाँ से खोजा गया था तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के पास इसकी प्राप्ति हुई थी। सिरपुर का लक्ष्मी मंदिर, जो लक्ष्मण मंदिर है, ये हमारे लिए काफ़ी पुरातात्विक महत्व से महत्वपूर्ण है। और ये मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई थी, जिसको बाद में घासीदास संग्रहालय में लाकर रखा गया था रायपुर के। पर यहाँ से 1952 में इसको चोरी कर लिया और लगभग 19 करोड़ कीमत की ये मूर्ति है, जिसको अमेरिका में ले जाकर बेच दिया गया था। अभी तय समझौते के अनुसार अमेरिका इसको भारत को वापस करने वाला है। अवलोकितेश्वर जो है वो बुद्ध धर्म के एक प्रमुख बोधिसत्व माने जाते हैं और इनकी प्रतिमा शांति, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। अमेरिका ने भारत को करीब 1.4 करोड़ डॉलर मूल्य की 557 प्राचीन कलाकृतियां लौटाई है। इनमें अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा भी शामिल है। प्रतिमा के आधार पर कुछ शिलालेख लिखे गए हैं जिसमें कारीगर का नाम बताया गया है। कारीगर का नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, कब खोजी गई थी तो 1939 में खोजी गई थी। कहाँ से खोजी गई थी तो सिरपुर से खोजी गई थी। इसमें कारीगर का नाम क्या लिखा हुआ है तो याद रखिएगा गणित्य इनका नाम था। तृण गणित्य इनका नाम था। ये सिरपुर के ही निवासी थे और इनके द्वारा ये प्रतिमा बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। ये जो अद्भुत शिल्प कला का उदाहरण है, तो इसकी कीमत देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट होगी। आगे देखते हैं, सिरपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिरपुर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से जुड़ी कई प्राचीन धरोहरें मिल चुकी हैं। लक्ष्मण मंदिर, स्वर्ण भंडार, बौद्ध मठ आदि यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। 1939 में ये खोजा गया था। 39 में जब इसे खोजा गया तो इसे रखने के लिए कहाँ ले आए थे हम? घासीदास संग्रहालय रायपुर में। और 1952 में संग्रहालय से अवलोकितेश्वर की प्रतिमा चोरी हुई थी। चोरी के बाद इसको अमेरिका ले जाया गया था और वापस अब अमेरिका से ये हमको मिल चुकी है। अब ये वापस आएगी भारत में। तो याद रखिएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको इसके बारे में ध्यान रखनी। आगे देख रहे हैं दूसरा, अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का 12वां पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया गया। अभी तक ये कार्यकारी डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ये पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। स्पेशली इनका पदक्रम याद रखिएगा कि ये 12वें डीजीपी होंगे। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि मुख्य बातें क्या क्या है। ये आपके अरुण देव गौतम जी हैं, जो कि 12वें पूर्णकालिक डीजीपी बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है। वे छत्तीसगढ़ के 12वें पूर्णकालिक डीजीपी बने रहेंगे। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा जाता है। राज्य पुलिस सेवा का यह सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था इसी के अधीन होती है। अगर हम इनके नियुक्ति से जुड़ी कुछ बातें देखें तो अरुण देव गौतम को 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। वे पहले प्रभारी डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उन्हें स्थायी डीजीपी की नियुक्ति दी गई है। इसके पहले वो एसपी रह चुके हैं कोरिया, रायगढ़, जसपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और बिलासपुर के। उन्होंने आईजी के पद पर भी काम किया है, जैसे बिलासपुर रेंज के आईजी रहे हैं, बस्तर रेंज के आईजी रहे हैं, गृह विभाग में सचिव रह चुके हैं और अब अंतिम रूप से छत्तीसगढ़ के डीजीपी के पद पर कार्य करेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर कार्य करेंगे। अब तक के कौन कौन से डीजीपी रहे हैं अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले डीजीपी याद रखेगा मोहन शुक्ल के बाद याद रखेगा आरएलएस यादव, वीके दास, अशोक दरबारी, ओपी राठौर, विश्व रंजन,
अनिल एम नवानी, रामनिवास, अमरनाथ उपाध्याय, डीएम अवस्थी, अशोक जुनेजा और फिर अभी अरुण देव गौतम जी हमारे 12वें डीजीपी हैं। तो इस क्रम में आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पूर्णकालिक डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि सरकार उन्हें आज की तारीख में ये नियुक्ति दे देती है तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत अगले 2 वर्ष 2028 तक के वो अपने पद पर बने रहेंगे। शासन के जारी आदेश के तहत उनके पिछले 14 महीने के कार्यकाल, जो कार्यवाहक कार्यकाल रहे थे, वो 5 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था, को इस स्थायी नियुक्ति में शामिल कर लिया गया। इसके अनुसार उनका कार्यकाल अब 10 महीने ही शेष बचा और 2027 जुलाई में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 2027 तक के अरुण देव गौतम को कंटिन्यू करना पड़ेगा स्थायी रूप से। आगे देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ अब देश को हमारे 2700 किलो सोना देने वाला है। सबसे बड़ी खबर है, कहां से? तो बागमारा बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में सोने की बड़ी खोज हुई है। देखिएगा यहाँ पर प्रमुख बातें, बागमारा जो क्षेत्र है ये सोने की खोज का कार्य यहाँ पर जारी है। लगभग 603 हेक्टेयर क्षेत्र में ये खदान फैली हुई है जहाँ पर सोना निकालने की बात चल रही है और अनुमानित है कि यहाँ पर लगभग 2700 किलो सोना हमको मिल सकता है। इसका जो हिस्से में, ऊपरी हिस्से में लगभग 500 किलो का अतिरिक्त सोना होने के भी अनुमान है और 500 मीटर तक ड्रिलिंग कर सैंपल की जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। पिछले 6 माह से एक्सप्लोरेशन का कार्य यहां पर चल रहा था। पत्थर के नमूने की लैब में जांच कर सोने की गुणवत्ता और मात्रा का आकलन किया जा रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए कि क्या क्या हो रहा है। पिछले 6 माह से मैंने आपको बताया एक्सप्लोरेशन चल रहा है, पत्थरों के नमूने के लैब में जांच हो चुकी है, सोनों की गुणवत्ता और मात्रा का आकलन हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर आगे माइनिंग शुरू होगी। भारत में हर साल लगभग 700 से 800 टन जो है वो सोने की खपत है। देश में उपलब्ध बहुत कम 90% से अधिक सोना विदेशों से आयात किया जाता है। नई गोल्ड माइन देश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसीलिए भारत की कौन कौन सी गोल्ड माइन प्रमुख हैं तो देख लीजिए, हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक में है, कोलार गोल्ड माइंस कर्नाटक में है, बागमारा गोल्ड माइंस प्रोजेक्ट जो अब छत्तीसगढ़ में हमारे खोजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के बागमारा बलौदाबाजार में देश की सबसे बड़ी गोल्ड माइन में से अगले 2 साल में सोने का खनन शुरू हो जाएगा। शुरुआती सर्वे की रिपोर्ट के बाद विस्तृत ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया गया है। 500 मीटर तक के ड्रिलिंग कर विभिन्न गहराइयों से सैंपल लेकर लैब में भेजे जा रहे हैं। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से 2700 किलो सोना मिलने की प्रबल संभावना है। आर्थिक और सामाजिक लाभ होगा, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बड़ा लाभ है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग का विकास हो जाएगा। राजस्व बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाएं भी धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, अच्छा हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक या भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सोने की खदान है। करीब 1.8 टन सोना यहाँ से प्रत्येक वर्ष निकलता है। दूसरा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, रामगिरी और चिंगरगुटा बीसानाथम आंध्र प्रदेश, अभी यहाँ माइनिंग शुरू नहीं हुई है। ये भी सोना के क्षेत्र हैं जहाँ से सोने की माइनिंग होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है ये कहती है कि जगदलपुर में एथलेटिक्स, फुटबॉल और तीरंदाजी की बोर्डिंग एकेडमी खुलेगी। इसकी थोड़ी सी डिटेल समझते हैं कि क्या क्या है। जगदलपुर में पहली बार आवासीय मतलब बोर्ड जहां पर रह के खेल खेला जाता है, आवासीय खेल अकादमी की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एथलेटिक्स के 20, फुटबॉल के 25 और तीरंदाजी के 20 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस अकादमी में 13 से 17 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रवेश एवं चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को अकेडमी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, डाइट, आधुनिक उपकरण, आवास, शिक्षा, बीमा, किट, इलाज, उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी आदि सुविधाएं खेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। तो याद रखिएगा कि एथलेटिक्स, फुटबॉल और तीरंदाजी एकेडमी कहां पर खोली गई है, जो कि आवासीय एकेडमी है। तो याद रखिएगा जगदलपुर में खोली जा रही है ये एकेडमी। अगली न्यूज़ लेते हैं, भारत और यूएई ने एलपीजी सप्लाई को लेकर MOU साइन कर लिया है, जो कि एक बड़ी राहत है। अगर ये नहीं होता तो आपको पता था कि लगातार हमारे यहाँ पर एलपीजी की समस्या बनी हुई थी। 15 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के दौरे पर गए थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एलपीजी सप्लाई को लेकर एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत जो UAE है वो भारत में लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG की सप्लाई को बढ़ाएगा। LPG के अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वाडिनार में शिप रिपेयर,
क्लस्टर से जुड़े एमओयू पर भी साइन हुए हैं। एलपीजी समझौते में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी शामिल हैं। यूएई से पहले ही भारत ने लगभग 40% एलपीजी आयात की आपूर्ति करता है, जिससे भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्ति करता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये सप्लाई जो है और बढ़ा दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा हमारा यूएई के साथ ये समझौता हुआ है। अगला देखिए, डायल 112 से सुरक्षित होगा अब हर जिला। डायल 112 क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ डायल 112 राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत आपातकालीन सेवा है। इसके जरिए नागरिक जो है पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मदद एक ही नंबर पर तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। यह सेवा राज्य के सभी 33 जिलों में 24 घंटे चालू रहती है। आप 112 डायल करके चाहे तो पुलिस गाड़ी बुलवा सकते हैं, चाहे तो आप दमकल गाड़ी बुला सकते हैं। ये सभी सेवाओं के लिए यूज होती है। छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाओं को अधिक आधुनिक बनाने के लिए इस सेवा का सबसे बड़े स्तर पर विस्तार किया गया है। एकल आपातकालीन नंबर, किसी भी आपात स्थिति में आपको केवल 112 डायल करना होगा। त्वरित सहायता संकट के समय पुलिस, चिकित्सा टीम या दमकल टीम की गाड़ियां घटनास्थल पर तेजी से पहुंचती हैं। राज्यव्यापी विस्तार है। पहले यह सेवा कुछ ही जिलों में सीमित थी, लेकिन अब इसे छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में ग्रामीण इलाकों तक लागू कर दिया गया है। अगर नई गाड़ियां देखें तो सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 400 से अधिक अत्याधुनिक डायल 112 वाहन और मोबाइल फॉरेंसिक वैन शामिल किए हैं। इन परिस्थितियों में आप कॉल कर सकते हैं पुलिस सहायता या अपराध की सूचना देने के लिए, अचानक दुर्घटना होने या गंभीर बीमारी की स्थिति में एम्बुलेंस बुलाने के लिए, आग लगने की स्थिति में दमकल बुलाने के लिए, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा या बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अगर कोई आपात मामले हैं तो इसके लिए आप 112 पर कॉल कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा नंबर है जिसमें सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, तो याद रखिएगा 112। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और पहल है जिसमें सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है 71076। ये जनता का भरोसा जीतने के लिए है। नागरिकों को इसमें त्वरित समाधान दिया जाएगा, जन सुनवाई होगी और प्रभावी ढंग से किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात चल रही है। देखिए, इसे थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवा तक सरल पहुंच और उनकी शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया नागरिक फोन, मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल, व्हाट्सएप आवेदन के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर टोकन नंबर चाहिए तो यह प्रत्येक शिकायत में प्रदान किया जाएगा, जिससे उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके। शिकायतों का समाधान 4 स्तरीय तंत्र के जरिए निम्न स्तर पर शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जैसे L1 जो है वो ब्लॉक स्तर के समस्याओं का निवारण करेगा, L2 जो है वो जिला स्तर के, L3 संभाग स्तर तथा निदेशालय के, और L4 जो है सचिव या विभाग अध्यक्ष के निराकरण या शिकायतों की जांच करेगा। हेल्पलाइन प्रणाली के 5 प्रमुख स्तंभ है, जिसमें यूनिक टोकन नंबर के माध्यम से शिकायत की ट्रैकिंग की जा सकती है। समयबद्ध समाधान हेतु SLA आधारित व्यवस्था दी गई है। समाधान के बाद नागरिकों से संतुष्टि फीडबैक भी लिया जाएगा। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता इससे तय की जाएगी और साथ में MIS डैशबोर्ड के माध्यम से सतत इसकी निगरानी की जा सकेगी। अगर इसमें देखें तो निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं होने पर शिकायत स्वतः अगले स्तर पर प्रेषित हो जाएगी। इसके अलावा वर्ष के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे ये संचालित रहेगा। आप जैसे ही ब्लॉक लेवल पे अगर कंप्लेंट डालते हैं और वहां पर आपको त्वरित निदान नहीं मिलता है तो वो जिला लेवल पे ट्रांसफर हो जाएगी किसी अधिकारी को, और जिला वाले नहीं देते हैं तो संभाग पे, संभाग वाले नहीं देते हैं तो विभाग स्तर पर वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी पहल है 1076। आगे देखिए, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस सम्मान। पीएम मोदी जी को स्वीडन का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। स्वीडन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं और उनका 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो विश्व स्तर पर उनको दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। याद रखिएगा कि कौन सा सम्मान है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा स्वीडन के सरकार के द्वारा दिया गया है। या फोटो में देख सकते हैं। आगे देखिए, नीदरलैंड ने 11वीं शताब्दी की अनाई मंगलम तांबे की प्लेटें भारत को लौटा दी हैं। नीदरलैंड में 15 मई 2026 को 11वीं शताब्दी की अनाई मंगलम तांबे की प्लेटें भारत, जो कॉपर प्लेट्स हैं,
वो भारत को लौटाई गई है। ये कलाकृतियां लीडेन प्लेट्स के नाम से भी जानी जाती हैं और दक्षिण भारत के चोल राजवंश के काल से संबंधित हैं। आपको थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूं इसकी। इस प्रकार की ये प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट्स, जो कि 11वीं शताब्दी की है और चोल शासकों से संबंधित है। अनाईमंगलम तांबे की प्लेट है। अनाईमंगलम में ताम्रपत्र राज चोल प्रथम के शासन की है। शासक याद रखिएगा, चोल शासक है राजा राज प्रथम, काफ़ी प्रसिद्ध शासक है, जिन्होंने 1985 ईस्वी में 1014 ईस्वी तक शासन किया था। इन जो ताम्रपत्रों में है, वर्तमान तमिलनाडु के नागपट्टिनम के स्थित बौद्ध मठ चूड़ामणि विहार के लिए भूमि अनुदान और कर व्यवस्था का विवरण हमको मिलता है। ये जो लीडेन प्लेट्स और उत्पत्ति है, ये प्लेट 1 सदी से भी अधिक समय तक नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय में रखी रही। डच अधिकारी फ्लोरेंटियस कैंपर ने इन्हें 18वीं शताब्दी के दौरान कोरोमंडल तट पर प्राप्त किया था, जो भारत में डच औपनिवेशिक क्षेत्र रहा था। इसके अगर ऐतिहासिक महत्व देखें तो इस सेट में 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटें हैं। इन प्लेटों का वजन लगभग 30 किलोग्राम है और ये तांबे के छल्ले से बंधी हुई हैं, जिस पर चोल राजसी मुहर लगी हुई है। तो याद रखिएगा कि ये चोल शासकों के ताम्रपत्र हमको लौटा दिए गए हैं। किसके द्वारा लौटाए गए हैं? तो नीदरलैंड की सरकार के द्वारा हमको वापस किया गया है। अगला हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है अनिमेष कुजूर। ये रियाद सऊदी अरब में एथलेटिक्स के खेल में भाग लेने गए थे, जिसमें भारत ने एक शानदार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो है रियाद में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ये 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और 100 मीटर के दौड़ में रजत पदक इन्होंने हासिल किया। अनिमेष कुजूर जो है वो छत्तीसगढ़ के एथलीट हैं, तो याद रखिएगा इनको विशेष रूप से, जो कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और इन्होंने एक स्वर्ण पदक 200 मीटर की रेस में और 100 मीटर की रेस में रजत पदक जीता है। कहाँ पर? तो रियाद में, जहाँ पर सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स चल रहे हैं। याद रखिएगा, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। आगे देखिएगा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2026, ये आयोजित होने वाला है। कब से कब? तो 12 से 13 सितंबर 2026 को ये आयोजित होने वाला है। और इस बार इसकी मेजबानी जो है भारत कर रहा है और इसको नई दिल्ली में इसके आयोजन किए जाएंगे। इसकी थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रतिभागी देश यदि देखें तो ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात इसके प्रतिभागी देश हैं। इसका उद्देश्य और महत्व क्या है? तो ब्रिक्स का प्राथमिक उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, वित्तीय विकास और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के मानवता सर्वोपरि और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित रहा है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स समूह की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक बनकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक सहयोग, नवाचार, लचीलेपन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। याद रखिएगा, 2025 में रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम अधिक समावेशी और सतत विकास शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना था। ब्रिक्स ने भारत ने साल 2012, 16, 21 और अब वर्तमान 2026 में अध्यक्षता संभालने जा रहा है। कब से कब तक होगा? तो याद रखिएगा 12 से 13 सितंबर। और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिक्स के सदस्य देश और उनकी फोटोज हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देख रहे हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र। हाल ही में सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों की कक्षाओं में 9वीं से 10वीं में 3 लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दिया है। यह फॉर्मूला भारत सरकार की एक भाषा शिक्षण नीति के तहत स्कूली छात्रों को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी होंगी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और छात्रों को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाना है। इस फॉर्मूले की उत्पत्ति 1960 के दशक में शिक्षा आयोग, जिसको कुठारी कमीशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, 1968 में इसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे फिर से मजबूती प्रदान की गई है। 3 भाषा कौन सी होगी ये भी समझ लेते हैं। नवीनतम नीति के अनुसार 3 भाषाओं को R1, R2, R3 कहा जाता है और इसमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। जैसे प्रथम भाषा यह बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसमें वो बचपन से बात करता आया। दूसरी भाषा जो है हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होगी और तीसरा गैर हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा को आप
सेलेक्ट कर सकते हैं और तीसरी भाषा अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा हो सकती है। इसको 3R फॉर्मूला कहा जा रहा है। अगली रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी जजों की संख्या, अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है, जिसमें सीजेआई को मिलाकर कुल 38 लोग हो जाते हैं। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 37 अन्य जज, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी, 38 हो जाएगी। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। पहले इसकी संख्या 34 थी, 34 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 38 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 के तहत निर्धारित किया जाता है। इस वृद्धि को लागू करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया था। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। आगे और इससे रिलेवेंट जानकारी देखिएगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या सलाह कॉलेजियम की प्रणाली के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 65 वर्ष तक आयु के होने तक के होता है। और हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया के समान होती है, जो कि 124(4) में वर्णित है। हाई कोर्ट के जज अनुच्छेद 2017 के तहत इनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसमें परामर्श देते हैं। राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके सलाहकार सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अध्यादेश के अनुसार अब मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई है। ठीक है, अगर इसमें आप मिला देते हैं मुख्य न्यायाधीश को तो टोटल कुल मिलाकर 38 हो जाएगी। तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण 2 दिन के आपके करंट अफेयर्स से थे। ये आपकी पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा ये पुस्तकें जारी की जाती है, जिनमें विश्व का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण, इसके अलावा संविधान, विश्व भूगोल, इतिहास, आर्थिक सर्वेक्षण जैसी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जिसे ये आप अपने नज़दीकी बुक शॉप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूर इन्हें खरीदिए और पढ़ के देखिए और अपना फीडबैक, अपना बहुमूल्य फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल के करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।